पवित्र शहर मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, इन तीनों बड़े मुस्लिम देशों ने एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते डिफेंस डील पर दस्तखत कर दिए हैं। इस समझौते का सबसे खतरनाक और अहम नियम है, एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी ठीक वही रूल जिस पर पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन नेटो काम करता है। और यही वजह है कि जानकार इसे दुनिया का पहला औपचारिक इस्लामिक नेटो बता रहे हैं। क्या है ये इस्लामिक नेटो? क्या ये इस्लामिक नेटो आगे और बढ़ेगा? सवाल यह भी उठता है कि आखिर अचानक ये डील अभी क्यों साइन की गई? क्या पाकिस्तान दो बड़ी सैन्य शक्तियों को अपने पाले में लाकर भारत को घेरने की चाल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो क्या सऊदी अरब और तुर्की की सेनाएं भारत के खिलाफ मैदान में उतरेंगी? और एक और सवाल यह भी यहां उठता है कि ओआईसी, जो कि दुनिया भर के 57 मुसलमान देशों का एक संगठन है, अब इन तीन शिया देशों या कहें कि इन तीन सुन्नी देशों की तरफ से जो ये एग्रीमेंट किया गया है, जो डील की गई है, क्या इसका दायरा और भी आगे बढ़ेगा और उसमें बाकी सुन्नी देश और शिया मुस्लिम देशों को भी शामिल किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण आज ये वीडियो रहने वाली है। आगे हम ऐतिहासिक समझौते के हर एक पन्ने को आसान भाषा में समझते पहले समझते हैं कि क्या ये समझौता मक्का में किया गया है, इसका मतलब क्या है, क्यों हुआ है ये इस वक्त, इसकी टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात बने हैं, इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, तनाव बढ़ा हुआ है, लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले हो रहे हैं और आज ही हमले हुए हैं। इस डील से ठीक पहले सऊदी अरब पर हूतियों के और अमेरिका की अनिश्चित कूटनीति, उसने सऊदी अरब को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि सऊदी अरब को समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका का हित सबसे पहले है और अमेरिका उसकी रक्षा करने से पहले खुद की रक्षा करता हुआ दिखाई दे रहा है सऊदी अरब के ऊपर। जब मन चाह रहा है ईरान जहां मन चाह रहा है कर रहा है, मिसाइलों के, ड्रोन के। इस डील के पीछे तीनों देशों के अपने अपने बड़े स्वार्थ है, अपना अपना मतलब है। सऊदी अरब की बात करते हुए पैसा और सुरक्षा की तलाश कर रहा है सऊदी अरब। सऊदी अरब के पास अकूत पैसा तो है, लेकिन उसकी अपनी सेना तकनीकी और रणनीतिक रूप से अमेरिका पर निर्भर रही है। अब अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर अनिश्चितता को देखते हुए सऊदी को एक मजबूत जमीनी सेना और परमाणु शक्ति संपन्न सहयोगी की जरूरत थी, जो उसे पाकिस्तान के रूप में मिला है। भले ही अमेरिका ने कहा हो कि हम परमाणु बम बनाने देंगे या परमाणु बम की सुविधा सऊदी अरब को देंगे, उसके ठीक बाद अमेरिका की तरफ से यह कह दिया गया था कि इजराइल के भी परमाणु बम को मान्यता मिलनी चाहिए। यानी कि अमेरिका हर तरफ एक शर्त लगा रहा है, तो इसलिए सऊदी अरब को समझ में आ रहा है कि रास्ता दूसरा खोजना पड़ेगा। तुर्की के लिहाज से क्या कुछ मायने रखता है? ड्रोन और रक्षा तकनीक का पावर हाउस है तुर्की खुद नेटो का सदस्य है, यानी कि नेटो वो यूरोप वाला, अमेरिका वाला, और अब ये इस्लामिक नेटो का सदस्य बन गया है और उसके पास अत्याधुनिक ड्रोन जैसे बैरक्टर और नौसेना की तकनीक है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन लंबे समय से मुस्लिम दुनिया का मसीहा बनने का सपना देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान उनको माने और उनको सराहें। तीसरा, पाकिस्तान की अगर बात करें, परमाणु ताकत है और उसकी अर्थव्यवस्था कंगाल है। पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन उसके पास परमाणु हथियार हैं, एक विशाल पेशेवर सेना है, सऊदी का पैसा, और अगर तुर्की की तकनीक पाकिस्तान को मिल जाती है तो इस ट्रायंगल की अगुवाई पाकिस्तान करके बड़ी ही बुरी मंशा के साथ कुछ कर गुजर सकता है, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। लेकिन यहां एक और बात गौर करते हैं समझौते की सबसे मुख्य शर्तों की। इसे इस्लामिक नेटो क्यों कहा जा रहा है? तो इस रक्षा समझौते के तहत तीनों देशों ने सामूहिक रक्षा यानी कलेक्टिव डिफेंस का संकल्प लिया है। यानी अगर किसी चौथे देश ने पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्की में से किसी एक पर सैन्य हमला किया तो बाकी दो देश उसे अपने ऊपर हुआ हमला मानकर उसकी रक्षा में आगे आएंगे, हर लिहाज से आगे आएंगे। इसमें केवल सैन्य मदद ही शामिल नहीं है, बल्कि तीन प्रमुख स्तंभ, पिलर्स तय किए गए हैं इस एग्रीमेंट के जरिए। वो क्या है? ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स, संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे तीनों देश। जी हां, तीनों देशों की जल, थल और वायु सेनाएं नियमित रूप से एक साथ युद्ध अभ्यास करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हथियार का प्रोडक्शन करेंगे। तुर्की की रक्षा कंपनियां सऊदी के पैसे से पाकिस्तान में आधुनिक हथियार और ड्रोन असेंबली प्लांट लगाएंगी। तीसरी बात, इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे तीनों देश आपस में, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान। तीनों देशों की खुफिया एजेंसी जैसे पाकिस्तान की आईएसआई, तुर्की की एमआईटी और सऊदी की जीआईपी सुरक्षा खतरों पर रियल टाइम डेटा साझा करेंगे कि किसी भी देश को कोई खतरा आपस में तो नहीं है।
इस समझौते की खबर मिलते ही सबसे पहला झटका इजराइल को लगा है। क्यों लगा है, आइए समझते हैं। इजराइल पिछले कुछ सालों से अब्राहम अकॉर्ड के जरिए सऊदी अरब के साथ अपने संबंध सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। इजराइल को उम्मीद थी कि अमरीकी छत्रछाया में सऊदी अरब उसका दोस्त बन जाएगा, उसके साथ गलबहियां करेगा। लेकिन इस समझौते ने इजराइल के गणित को बिगाड़ दिया है। तुर्की का कड़ा रुख यहां पर देखने को मिला, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान लगातार इजराइल और नेतन्याहू सरकार के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी करते रहे हैं। तुर्की का इस सैन्य गुट में शामिल होना इजराइल के लिए बड़ी चिंता की बात है। ईरान के मसले पर भी तुर्की लगातार अमेरिका को कुछ नहीं कहता, लेकिन इजराइल के ऊपर वो आक्रामक दिखाई देता है। पाकिस्तान का परमाणु फैक्टर भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल हमेशा से पाकिस्तान के इस्लामिक बम को अपने लिए एक अप्रत्यक्ष खतरा मानता रहा है। अब जब पाकिस्तान की सैन्य छतरी सऊदी तक फैल रही है, तो इजराइल की रणनीतिक बढ़त कमजोर हो सकती है। 57 ओआईसी के इन मुसलमान देशों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास ही परमाणु बम है, और इसीलिए पाकिस्तान इतराता है, पाकिस्तान गर्व करता है, पाकिस्तान फख्र करता है। और इजराइल को यह डर सताता है कि कहीं पाकिस्तान या पाकिस्तान के आतंकवादी परमाणु बम को किसी आतंकवादी संगठन के हाथों के जरिए इजराइल के दुश्मन को ना थमा दें। अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर, क्या ये नया समझौता भारत के लिए सीधा खतरा है, थ्रेट है क्या कोई? और क्या भारत और पाकिस्तान की युद्ध की स्थिति में तुर्की और सऊदी अरब हमारे खिलाफ जंग में उतरेंगे? तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का खेल खत्म। अमेरिकी सुरक्षा से उठा खाड़ी देशों का भरोसा। पश्चिमी नाटो के मुकाबले मुस्लिम नाटो। सऊदी को हूती विद्रोहियों, इराकी आतंकियों से खतरा। तुर्की पाकिस्तान के साथ सऊदी ने नया गठबंधन बनाया। से जुड़ी ये 4 तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती है। पहली तस्वीर मक्का में धार्मिक यात्रा कर रहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की है, जिनके साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और कैबिनेट के दूसरे सहयोगी भी मौजूद हैं। लेकिन इनका यह दौरा सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मध्य पूर्व में एक नया अलायंस जन्म ले रहा है, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हो चुके हैं। आखिर इस सैन्य गठबंधन का मकसद क्या है? आखिर कंगाल पाकिस्तान को इस गठबंधन से क्या हासिल होने वाला है, और आखिरकार पाकिस्तान इसमें शामिल क्यों हो रहा है? हम आपको इसके बारे में विस्तार से बता। तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे मक्का में धार्मिक यात्रा करते हुए आप इन्हें देख सकते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान के मेहमानों के लिए बैतुल्ला यानी पवित्र काबा के विशेष दरवाजे खोले गए थे। शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर, डिप्टी पीएम इशाक डार और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ समेत तमाम नेताओं ने काबा के भीतर नमाज भी अदा की और दुआ भी मांगी। लेकिन मक्का का यह दौरा सिर्फ धार्मिक यात्रा के तौर पर नहीं है। मक्का में पवित्र दुआओं का यह मंजर असल में एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक सैन्य समझौते पर मुहर लगाने की तैयारी है, और यही खबर सबसे बड़ी खबर है। करने के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के नेतृत्व के साथ तुर्की के राष्ट्रपति भी शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान के नेता कल ही सऊदी अरब पहुंच चुके थे और आज तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी यहां आने वाले हैं। इस समझौते का सबसे अहम सिद्धांत होगा कि एक पर हमला यानी सब पर हमला। यानी अगर इन तीनों में से किसी भी देश पर हमला होता है, या भारी तरीके से या फिर भारी कोई हमला किया जाता, अटैक किया जाता, तो उसे तीनों देशों पर हमला ही माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे। दरअसल नाटो का आर्टिकल 5 भी इसी को दर्शाता है और यही कहता है कि यानी एक पर हमला सभी नाटो मुल्क पर हमला माना जाएगा। इसी वजह से रणनीतिक तौर पर इसे मुस्लिम नाटो का नाम भी दिया जा रहा है। और इस गठबंधन की ताकत को देखें तो ये तीनों देशों की अलग अलग ताकत के तौर पर दिखाता है। आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आखिरकार इसका सांकेतिक या फिर इसका महत्व क्या है। अगर आप देखें, सऊदी अरब की बात करें, असीमित वित्तीय ताकत सऊदी अरब के पास है, चौथा सबसे बड़ा रक्षा खरीदार है और तुर्की से रक्षा तकनीक खरीदेगा। दरअसल ये हम आपको डिकोड करके बता रहे हैं कि आखिरकार हर देश का इसमें अपना महत्व या फिर अपनी लिए क्या छुपा है। अब तुर्की के लिए क्या छुपा है? तुर्की ड्रोन किंग है, जिसके बायरेक्टर TB2 ड्रोन
आपको याद होगा यूक्रेन में इसका इस्तेमाल किया गया था। नाटो मानक के हथियारों से निर्माण किया जाएगा और अगर आप देखें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान पर भी काम किया जाएगा। और ये इसलिए क्योंकि तीनों अलायंस में अपने अपने फायदे, अपने अपने बड़ा देख रहे हैं। अब हमने आपको सऊदी अरब, तुर्की की बात की, अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान परमाणु बम बनाने वाला अकेला मुस्लिम देश है जो इन दोनों के देशों के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। युद्ध के अनुभव वाली सेना एक्सपीरियंस है, खासतौर पर भारत के साथ कई बार मुंह की खा चुके हैं। सऊदी में 25,000 से ज्यादा सैनिक और JF-17 और 2 नेवी बेड़े भी शामिल है। यानी अगर आप देखें तो तीनों अपनी ताकत को संयुक्त रूप से इकट्ठा करना चाहते हैं। अब अगर आप देखें कि सऊदी अरब असीमित वित्तीय ताकत है, हम आपको लगातार तीनों के आप देख सकते हैं कि तीनों की ताकत है, तीनों अपनी अपनी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस में एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं, यह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इसे क्यों मुस्लिम नाटो का नाम दिया जा रहा है। और जानकार मानते हैं कि यह नाटो की ही तर्ज पर बना एक ऐसा अलायंस है जो तीनों को फायदा पहुंचाएगा। अमीर ने एर्दोगान का भव्य स्वागत किया, जहां सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे एक साथ फहराए गए। एर्दोगान यहां सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मक्का में मौजूद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की यह ऐतिहासिक मुलाकात सुरक्षा रणनीतिक सहयोग के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। तीनों ही देश एक अहम रणनीतिक और सैन्य गठबंधन पर हस्ताक्षर भी करने वाले हैं। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान ने एक और दांव खेला है। यह दांव सऊदी अरब और तुर्की से जुड़ा हुआ है। दरअसल पहले जो एक डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब ने किया था, उसमें एक तीसरे पार्टी की एंट्री हो गई है। यह कौन है? यह है रेचेप तैयप एर्दोगन का देश तुर्की है। रेचेप तैयप एर्दोगन कौन? इस्लामिक खलीफा बनने का ख्वाब देखने वाले तुर्की के राष्ट्रपति। वो अब पाकिस्तान को अपने पीठ पर बिठाकर सऊदी अरब के साथ मिलकर एक डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। तीनों सुन्नी देश एक साथ हैं और इसके पीछे खेल है न्यूक्लियर अम्ब्रेला का। इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। भारत ने क्या रिएक्ट किया है यह भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आपको खबर बताते हैं कि क्या हुआ है। तो तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान ने एक ज्वाइंट डिफेंस डील पर साइन कर लिया। मक्का में साइन हुई इस डील को अमेरिका और ईरान के बीच बेहद अहम माना जा रहा है। यह त्रिपक्षीय रक्षा समझौता अमेरिका के सहयोगी प्रमुख सुन्नी मुस्लिम देशों के बीच उभरते रणनीतिक गठबंधन को और मजबूती देगा, इसी तरफ इसका इशारा है। हालांकि इस समझौते के तहत हर देश की क्या जिम्मेदारी होगी, इसका मिडिल ईस्ट पर क्या इंपैक्ट होगा, क्या जो जारी संकट है उस पर क्या असर होगा, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस गठबंधन की ताकत का अंदाजा इससे आप लगाएं कि तुर्की के पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, सऊदी अरब खाड़ी का सबसे प्रभावशाली देश है, इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों का संरक्षक और दुनिया का शीर्ष तेल निर्यातक है। वहीं पाकिस्तान एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न मुस्लिम देश, यानी कि एक के पास पैसा, एक के पास मिलिट्री पावर और एक के पास परमाणु पावर, और ये तीनों एक साथ ये एक समझौता कर रहे हैं जिसे ये लोग इनकी भाषा में, पाकिस्तान की भाषा में ऐतिहासिक समझौता है। और इसके लिए पाकिस्तान और तुर्की के जो नेता है, नेतृत्व है, वो सऊदी अरब पहुंचा और पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ और देश के शक्तिशाली सो कॉल्ड शक्तिशाली जो सेना प्रमुख रहे हैं अभी हैं जनरल आसिम मुनीर, वो जिद्दा पहुंचे हुए थे, मक्का में उम्रा किया। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं वो पहुंच गए और इसके बाद ये डील जो है वो साइन की गई है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2 पवित्र मस्जिदों के संरक्षक किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के निमंत्रण पर तुर्की गणराज्य के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन, इस्लामी गणराज्य के पीएम पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो हैं वो सऊदी के दौरे पर पहुंचे और बताया गया है कि क्राउन प्रिंस, पीएम और जो तमाम लोग हैं तुर्की के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के पीएम का स्वागत किया उन लोगों ने। और यहीं पर संयुक्त रक्षा के लिए मक्का अल मुकर्रमा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच विशेष संबंधों और आपसी हित के कई मुद्दों पर समीक्षा हुई।
पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा है कि तीनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक संबंधों, भाईचारे, इस्लामी एकजुटता के अटूट बंधनों और साझा रणनीतिक हितों और लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग के आधार पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम जो हैं वहां के तुर्की के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के पीएम ने एक मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता तीनों देशों की सामूहिक सुरक्षा को और मजबूत करने और क्षेत्र और उसके बाहर शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिसका उद्देश्य एक सुरक्षित समृद्ध भविष्य का निर्माण है। इस समझौते का उद्देश्य किसी भी प्रकार की आक्रामकता के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध का मजबूत करना है। इसमें यह प्रावधान है कि तीनों देशों में से अगर किसी एक पर हमला हुआ तो उन सभी पर हमला माना जाएगा। साथ ही इनमें से तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं को बढ़ाने का प्रावधान है। कि एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें हैं। देखो, ऑफिशियल स्टेटमेंट के आधार पर आप देखोगे सबसे पहले कलेक्टिव डिफेंस की बात कही है। मतलब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि अगर आर्म्ड अटैक होता है किसी एक मेंबर के ऊपर, वो सभी के ऊपर माना जाएगा। मतलब सभी साथ मिलकर उस देश के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये काफी हद तक जो नेटो का आर्टिकल 5 है उसकी तरह आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो आप कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली ये नेटो जैसा है, क्योंकि नेटो तो बहुत बड़ा है ना, 30 से ज्यादा देश हैं, बहुत कुछ होता है उसके अंदर। वो चीजें अभी नहीं है, लेकिन उस तरह की चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। फिर इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग, मतलब जो कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये सारी चीजों को इंप्रूव करेंगे। मिलिट्री ज्वाइंट एक्सरसाइजेस चलेगा। मतलब यहां पर रेगुलर बेसिस पर जो मिलिट्री के एक्सरसाइजेस होते हैं वो यहां पर तीनों देश करा करेंगे। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। चाहे वो ड्रोन का प्रोडक्शन हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, वो सारी चीजें साथ मिलकर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का पार्ट है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि हर एक मेंबर का रोल क्या होगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, बैलिस्टिक मिसाइल है, लार्ज एक काफ़ी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, मिलिट्री लीडरशिप का एक्सपीरियंस है, काफ़ी कुछ आप कह सकते हो। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान इकलौता ऐसा न्यूक्लियर आर्म्ड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो उसके आने से बाकी देशों को फ़ायदा मिल सकता है। फिर इसके अलावा सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, डिफेंस बजट काफ़ी बड़ा है, इन्फ्लुएंस है अरब और इस्लामिक वर्ल्ड में, कंट्रोल है कई की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो वो सब बेनिफिट सऊदी अरब लेके आ रहा था। और जहां तक टर्की का सवाल है तो एक तो सबसे बड़ी बात है नेटो का एक्सपीरियंस है उसके पास, डिफेंस इंडस्ट्री है काफी ज्यादा खुद की बनाई हुई, ड्रोन टेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल मिलिट्री काफी स्ट्रांग है। एंड यहां पर यूरोप का, ब्लैक सी का सारा एक्सेस आपको देखने को मिलेगा। तो दैट इज वाई ये जो तीनों देश हैं, एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ लेकर आता है, एक मिलिट्री कैपेबिलिटी लेकर आता है, टेक्नोलॉजी लेकर आता है, स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी, तो ये सारी चीजें ये तीनों देश मिलकर ला रहे हैं। दैट इज वाई ये इनका आपको अहम रोल देखने को मिलेगा अलग अलग देशों का। लेकिन इन सभी देशों में जैसा मैंने आपको बताया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है न्यूक्लियर डायमेंशन। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो काफी हद तक पाकिस्तान को अपने साथ इसीलिए लाना चाहते हैं कि पाकिस्तान उनको एक न्यूक्लियर जो अम्ब्रेला है, वो एक न्यूक्लियर संरक्षण है, वो देने की कोशिश कर सकता है। एंड दैट इज वाई अगर आप देखिए तो पाकिस्तान का रोल इसके अंदर